बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम फंजाई। फंजाई को किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहा जाता है। ये रिसाइकलर्स का किंगडम है। रिसाइकलिंग के लिए इनके ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो डेड एनिमल या प्लांट की रिसाइकलिंग में, डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका हमने पहला लेक्चर देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है फंजाई का, और दूसरे नंबर पर इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो भी हमने देखना है। तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन कि किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन क्या है। किंगडम फंजाई आल्सो नोन एज किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। रिसाइकलर्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स चीज़ों को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल का मतलब है डिकम्पोज करते हैं। जब वो डिकम्पोज करते हैं तो ब्रेक डाउन के बाद उन एनिमल्स या प्लांट की बॉडीज़ को दोबारा इन्वायरमेंट में शामिल कर देते हैं। ये एक तरह की पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कचरे वगैरह को रिड्यूस करने के लिए कि जो चीज़ें डेड हो जाती हैं उनको दोबारा ये ज़मीन में शामिल कर देते हैं। यानी बैक्टीरिया के बाद किंगडम रिसाइकलर्स के तौर पर एक्टिव करते हैं या एक्ट करते हैं। अब जो पहली बात है उसे हमने इस तरह से बनाया है कि जो पहला पैराग्राफ है वो आपका इंट्रो के तौर पर है। यानी इस किंगडम के बारे में हल्का सा उसने इंट्रोडक्शन दिया है, कितने स्पीशीज़ हैं, जानदार हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को देखना है। तो पहले आप टाइटल देंगे इंट्रोडक्शन का कि इंट्रोडक्शन क्या है। तकरीबन 1,00,000 स्पीशीज़ है जिसको हम जान चुके हैं, और इसी तरह मैनी मोर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, और इससे भी ज़्यादा हमारा अंदाज़ा है कि जानदार किंगडम फंजाई के पाए जाते हैं जिनको हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके या डिस्कवर नहीं हुए। तो ये दो बातें हैं कि 1,00,000 स्पीशीज़ को हम जानते हैं, मैनी मोर एस्टिमेटेड हैं जिनको हम फंजाई कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन में बात आएगी। अगली बात है जितने फंजाई हैं उनके हमने 3-4 ग्रुप बनाए हैं। कुछ नोटोरियस पैथोजेंस हैं, कुछ डेलिकेसीज़ हैं, कुछ कमर्शियल यूजेस के हैं और कुछ का इकोलॉजिकल रोल है। यानी आप ये छोटी छोटी हेडिंग्स बना लेंगे, छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे कि नोटोरियस पैथोजेंस का, डेलिकेसीज़ का, कमर्शियल यूजेस का और इकोलॉजिकल रोल का। सबसे पहले देखते हैं नोटोरियस पैथोजेंस। नोटोरियस पैथोजेंस का मतलब है कि इंतहाई मुज़िर, बीमारियां फैलाने वाले, मुख्तलिफ एनिमल्स में, प्लांट्स में, फ्रूट्स वगैरह को डैमेज करने वाले, क्रॉप्स को डैमेज करने वाले, इसका मतलब होता है नोटोरियस। यानी पैथोजेंस हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ख़तरनाक हैं, डिज़ास्टर्स हैं। अब जो नोटोरियस है उसकी 2 एग्जांपल्स दिए, आप भी बस यही 2 ही राइट करेंगे। एक है डिज़ास्टर्स, इंतहाई ख़तरनाक, रस्ट और समट। ये रस्ट और समट, रस्ट वीट का भी होता है, रस्ट कॉर्न का भी होता है। वीट गंदम हो गई, कॉर्न मकई हो गई, इन दोनों का रस्ट भी होता है और इन दोनों का स्मट भी है। ये 2 डिजीज़ हैं, रस्ट डिजीज़ एंड स्मट डिजीज़। ये दोनों डिजीज़ वीट में भी होती हैं और कॉर्न में भी होती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। तो ये डिज़ास्टर्स एक एग्जांपल हो गए कि ये बीमारियां फैलाते हैं। दूसरे नंबर पर है मोल्ड्स। मोल्ड जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि घर में अगर ऑरेंज वगैरह पड़े हैं कि उनके ऊपर फंगस लग गई है, तो फंगस का जो माइसीलियम में धागों की तरह की ग्रोथ होती है वो मोल्ड्स कहलाती है। मोल्ड्स क्रॉप्स, फसलों में भी पाई जाती है, और मोल्ड्स फूड स्टफ़ यानी खाने पीने के आइटम्स के ऊपर भी पाई जाती है, उसे मोल्ड्स का नाम देते हैं। ये पहला कंप्लीट हो गया नोटोरियस पैथोजेंस के। नोटोरियस पैथोजेंस फंजाई कौन कौन से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में उसने दिए। नेक्स्ट है डेलिकेसीज़ का मतलब है यानी डिलीशियस हैं, एडिबल हैं, फूड आइटम्स के तौर पर इस्तेमाल बज़ाते खुद फंजाई हो सकती है। यानी फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी खुराक को ख़राब भी करते हैं और इन्हीं को हम एज अ फूड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एडिबल होते हैं। तो डेलिकेसीज़ में क्या आता है, मशरूम्स हैं, मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं जो एडिबल्स हैं, यानी जिनको हम खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कमर्शियल यूजेस, यानी इनके तिजारती इस्तेमालात क्या हैं, यानी बड़े पैमाने पर हमें कहाँ इन्हें इस्तेमाल करते हैं।
एक एग्जांपल पेनिसिलियम की है, दूसरी एग्जांपल यीस्ट की है। पेनिसिलियम भी फंजाई है, यीस्ट भी फंजाई है। पेनिसिलियम का पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देता है। अच्छा, यहाँ ना एक दफ़ा ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आया था, एग्जामिनर ने पूछा था कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलिन नोटाटम या पेनिसिलिन कि इनमें से एंटीबायोटिक क्या है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये फंजाई है और इससे हासिल होने वाला पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है। दोबारा सुने, पेनिसिलियम नोटाटम या पेनिसिलियम खाली अगर आ जाए, ये फंगस है, फंजाई है, इससे जो एंटीबायोटिक हासिल होती है उसे पेनिसिलिन कहते हैं। तो पेनिसिलियम नोटाटम ये बजाते खुद फंजाई है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो इससे हासिल होती है। एक तो ये कमर्शियल यूजेस के लिए है। दूसरे नंबर पर है यीस्ट। यीस्ट यूनिसेलुलर और नॉन हाइफल फंजाई होता है। ये फंजाई बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है और ब्रेवरीज़ में, मशरूबात बनाने के लिए या मुख्तलिफ़ तरह के फूड आइटम्स बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन इज़ इकोलॉजिकल रोल, यानी इनका माहौल में क्या किरदार है, वो हमने इनके टाइटल के साथ ही पढ़ा था। ये रिसाइकलर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। रिसाइकलर्स का मतलब है कि ये चीज़ों की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों की तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हम इन्हें किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स का नाम देते। तो ये बैक्टीरिया के पैरेलल रोल प्ले करते हैं एज अ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स के तौर पर ये रोल प्ले करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि फंजाई क्या है, मतलब एक एप्लीकेशन के लिहाज से इंट्रोडक्शन था। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ फंजाई वी ऑब्जर्व्ड या व्हाट टाइप ऑफ फंजाई वी नो, किन किन तरह के फंजाई हैं जिनको हम नाम जानते हैं, इनमें से दो भी लिख देंगे तो वो बात पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक का दूसरा पैराग्राफ है, वो दूसरा पैराग्राफ इस फर्स्ट पेज का इस चैप्टर के, वो मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। आप उसके ऊपर क्वेश्चन राइट कर लें, राइट अबाउट टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, राइट अबाउट टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, कि फंजाई के टैक्सोनोमिक स्टेटस से क्या मुराद है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, या यूँ भी आ सकता है हाउ फंजाई हैव बीन क्लासिफाइड इन पास्ट, कि फंजाई को माजी में कैसे क्लासीफाई किया जाता रहा, या डिस्कस क्लासिफिकेशन स्टेटस ऑफ फंजाई। मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली लिखनी ये चीज़ होगी जो यहाँ मेंशन की गई है। तो टैक्सोनोमिक स्टेटस में सबसे पहले तीन बातें हैं कि जब टू किंगडम सिस्टम बना तो फंजाई उस वक्त कहाँ रखे गए थे, जब थ्री किंगडम सिस्टम बना उस वक्त फंजाई कहाँ रखे गए, फिर जब फाइव किंगडम सिस्टम बना तब फंजाई का स्टेटस क्या था। जब दो किंगडम बनाए गए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तब फंजाई को किंगडम प्लांट के साथ रखा गया, यानी प्लांटी के साथ हमने इन फंगस को रखा, फंजाई को रखा। फिर जब टू से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर जो है हमने इनको किंगडम एनिमिलिया के साथ रखा। अच्छा, कुछ जगहों पे इसे किंगडम प्रोटिस्टा में भी मतलब लिखा हुआ मिलता है, ओरिजिनल बात है इन्हें किंगडम एनिमिलिया के साथ। जो थर्ड किंगडम सिस्टम था उसमें इनको किंगडम एनिमिलिया के साथ रखा गया, जो टू किंगडम सिस्टम था उसमें फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया। जब फाइव किंगडम बनाया रॉबर्ट विटकर ने, तो फिर इनको एक अलग किंगडम का स्टेटस देके किंगडम फंजाई बनाया गया। मतलब ये इसकी कोई क्लासिफिकेशन का स्टेटस है। ये तीनों बातें यहाँ पे मेंशन है कि टू किंगडम के मुताबिक फंजाई प्लांट के साथ थे और थ्री किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंजाई को एनिमल्स के साथ रखा गया, और फाइव किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंजाई को अलग किंगडम का स्टेटस दिया गया जो किंगडम फंजाई कहलाया। दैट वाज ऑल अबाउट इट्स पास्ट, के पास्ट में इसको कैसे चेंज किया जाता रहा। अब आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें दो बातें हैं। अर्लीस्ट फॉर्म में इसको प्लांट के साथ रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी प्लांट के साथ सिमिलैरिटीज़ थी।
यानी आप लिखेंगे सिमिलैरिटीज़ या रिजेम्बलेंस विद प्लांट, फिर प्लांट से निकाला गया, क्यों? क्योंकि प्लांट के साथ इनके डिफरेंसेस भी हैं। फिर आप राइट करेंगे डिफरेंसेस विद प्लांट, फिर इनको एनिमल के साथ रखा गया, क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स के साथ भी मैच करते हैं। फिर आप लिखेंगे रिजेम्बलेंस विद एनिमल, फिर एनिमल से भी इनको निकाल दिया गया, तो इसका मतलब है एनिमल से भी ये डिफर करते हैं। फिर आप लिखेंगे डिफरेंसेस विद एनिमल। फिर आखिर में दो बातें हैं कि नीदर एनिमल नार प्लांट, तो फिर किन खसूसियत की बुनियाद पर इनको किसी दोनों में एडजस्ट होने की बजाय अलग किंगडम का स्टेटस दिया गया, उसके बारे में पढ़ना है। दोबारा सुने, इसको आपने सॉल्व ऐसे करना है। पहली हेडिंग बनाएंगे विद प्लांट, फिर प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस, प्लांट के साथ डिफरेंसेस, फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे विद एनिमल, फिर एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस और एनिमल के साथ डिफरेंसेस, फिर एक ओवरव्यू इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा फंजाई विद प्लांट्स, कि फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया, तो क्यों कर रखा गया? क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज़ थी, या फंजाई प्लांट के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है। कौन कौन सी रिजेम्बलेंस शो करता है, इसको हम देखते हैं। बोथ हैव सेल वाल, यानी प्लांट और फंजाई दोनों की सेल वाल होती है। बोथ लैक सेंट्रियोल्स, दोनों के सेंट्रियोल्स नहीं होते। बोथ नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, यानी प्लांट भी नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं कर सकते, और फंजाई भी हरकत नहीं कर सकते। मोटाइल का मतलब होता है हरकत करना, नॉन मोटाइल का मतलब है हरकत नहीं कर सकते। लैक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स भी नहीं होते। बोथ हैव सेल वाल, दोनों में सेल वाल होते। ये तो थी सिमिलैरिटी, इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी क्या है। अच्छा, ये काफ़ी दफ़ा ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में कोई एक करैक्टर इनका MCQs के तौर पर आया होता है। 4th चैप्टर में भी आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, यहाँ भी आप निशान लगा लें कि ये MCQs के तौर पर भी आते हैं। नेक्स्ट बात है, फिर इनके साथ रिजेम्बलेंस थी, तो फिर किंगडम प्लांटी से इन फंजाई को अलग क्यों किया गया? तो इसका मतलब है फिर डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस कौन से हैं? फंजाई हेट्रोट्राफ है, जबकि प्लांट हम जानते हैं ऑटोट्राफ है, पहला डिफरेंस हो गया। फंजाई काइटन की सेल वाल रखता है, प्लांट सेलुलोज की सेल वाल रखते हैं, दूसरा डिफरेंस हो गया। फंजाई में कोई फ्लैजेला नहीं होते, नो एंड नेवर, दे नेवर हैव फ्लैजेला, इनके किसी भी तरह का कोई भी सेल फ्लैजेला नहीं रखता। जबकि प्लांट्स के कुछ सेल्स में फ्लैजेला होता है, जैसा कि प्लांट के स्पर्म सेल्स होते हैं, जब वो एग के पास जाते हैं तो कुछ में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होते हैं। तो ये बात एक्स्ट्रा है फ्लैजेला वाली, आपने यानी इधर 3 सिमिलैरिटीज़ बनाई हैं, तो 3 ही आपने डिफरेंसेस बनाने हैं। ये डिफरेंसेस हो गए। फिर आ जाए जी, अब प्लांट से निकल गए ये कि फंजाई प्लांट के साथ मैच नहीं करते, अब हमने इनको सेपरेट कर दिया कि ये प्लांट के साथ मैच नहीं करते। फिर ये एनिमल के साथ आ गए। ये दो बातें हैं, दो मुख्तलिफ लाइनें हैं, उधर डिफरेंट जगहों पे लिखी गई हैं। ये दोनों आपने दोनों लाइनों को इकट्ठा करके लिखना है। पहली लाइन है फंजाई रिजेंबल मोर विद एनिमल, और ये लाइन मतलब फेमस MCQs है, बहुत दफ़ा ये MCQs के तौर पर आई है ये लाइन, तो इसीलिए आपने वहाँ निशान लगा देना है कि ये MCQs है। फंजाई रिजेंबल मोर विद एनिमल, फंजाई एनिमल्स के साथ ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करते हैं, यानी प्लांट की निस्बत ज़्यादा रिजेंबलेंस शो करते हैं। और दूसरी लाइन नीचे लिखी हुई है, वो भी आप वहाँ से ढूंढ के ये दोनों लाइनें इकट्ठी राइट करेंगे कि सम माइकोलॉजिस्ट किन साइंटिस्ट को कहते हैं? उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो फंजाई को स्टडी करते हैं, यानी फंजाई को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट माइकोलॉजिस्ट, हु स्टडी फंजाई नोन एज माइकोलॉजिस्ट, उन्हें माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। माइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि फंजाई और एनिमल इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स हैं। अब ये भी MCQs आता है, दोबारा सुने कि कुछ माइकोलॉजिस्ट के मुताबिक फंजाई और एनिमल्स के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिलती जुलती हैं, वो हम देख लेते हैं। उसी तरह टाइटल देंगे रिजेंबलेंस विद एनिमल्स, कि एनिमल्स के साथ इनकी रिजेंबलेंस क्या है।
एनिमल्स के साथ रिजेंबलेंस इनकी यह है कि दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हम क्या हैं भला, हम ऑटोट्रॉफ हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बोथ हेटेरोट्रॉफ होते हैं, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, बोथ काइटन रखते हैं, यानी काइटन फंजाई में भी है और काइटन एनिमल्स में भी है। कैसे? फंजाई की फंगल सेल वाल काइटन की होती है और एनिमल्स का ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में काइटन पाया जाता है, यानी इसका मतलब हुआ कि काइटन एनिमल्स में भी है और काइटन फंजाई में भी है। तो ये रिजेंबलेंस हो गई, ये दूसरी रिजेंबलेंस है। तीसरी रिजेंबलेंस ये है कि ना फंजाई में सेलुलोज होती है और ना एनिमल्स में सेलुलोज होती है। बोथ लैक सेलुलोज, कि दोनों सेलुलोज नहीं रखते। ये तीसरा डिफरेंसेस आ गया, तीसरी सिमिलैरिटी आ गई। तो ये रिजेंबलेंस आ गई 3। उसके बाद फिर इनको एनिमल से भी हमने निकाल दिया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये एनिमल के साथ डिफरेंसेस शो करते हैं। क्या डिफरेंसेस शो करते हैं उनको देख लेते हैं। डिफरेंसेस इनके ये, फिर डिफरेंसेस का आप टाइटल बनाएंगे, फिर डिफरेंसेस लिखेंगे कि फंजाई और एनिमल में डिफरेंसेस ये हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉफ तो हैं लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, यानी ये अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं with the help of their hyphae. Fungi absorptive mode of heterotroph in nutrition, whereas animal ingestive heterotroph हैं, यानी जो एनिमल हैं वो खुराक लेते हैं निगल कर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालते हैं, जबकि जो फंजाई है ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें इंजेस्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन याद रखें, चाहे मूड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है चाहे मूड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव है, हैं दोनों हेटेरोट्रॉफ, दोनों हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है फंजाई में सेल वाल होती है, अभी हमने पढ़ी थी काइटन की बनी हुई होती है, एनिमल में सेल वाल होती ही नहीं है। फिर अगली बात है फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, जबकि एनिमल मोटाइल होते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। अब अगर आप इन चीज़ों को देखें, इसका मतलब है फंजाई ना ही तो पहले प्लांट के साथ मिलते थे और फंजाई ना ही किसके साथ मिलते हैं, एनिमल्स के साथ। तो इसका मतलब है फंजाई आर नीदर प्लांट नार एनिमल, ना ही ये पौधे हैं और ना ही ये जानवर हैं। अब देखें कैसे कि डिफरेंसेस विद प्लांट, डिफरेंसेस विद एनिमल, डीएनए स्टडी और न्यूक्लियर माइटोसिस, ये 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 4। पहली बात और ये दूसरी बात, ये तीसरी बात और ये चौथी बात। 4 बातें कंफर्म करती हैं कि फंजाई ना एनिमल हैं और ना प्लांट हैं। कैसे? कि प्लांट के साथ भी ये डिफरेंसेस शो करते हैं, प्लांट के साथ इनके डिफरेंसेस ये बताएंगे ये प्लांट नहीं है। एनिमल के साथ भी इनके डिफरेंसेस हैं जो ये बताते हैं एनिमल भी नहीं है। फिर इनकी डीएनए स्टडी भी बताती है कि नीदर दे आर प्लांट नार दे आर एनिमल। और न्यूक्लियर माइटोसिस का फिनोमेना किसी और तरह की लाइफ में नहीं पाया जाता, ये भी स्पेशली फंजाई में पाया जाता है। फंजाई के सेल वाल ये करैक्टर शो करते हैं, इसीलिए ये 4 चीज़ें सजेस्ट फंजाई नीदर प्लांट नार एनिमल, कि फंजाई ना ही प्लांट हैं और ना ही ये जानवर हैं। अच्छा, अब अगली बात, और यहाँ बात ख़त्म हो जाएगी कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है। न्यूक्लियर माइटोसिस इसको क्लोज्ड माइटोसिस भी कहते हैं। आमतौर पर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए उसकी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसमें ऐसे होता है पहले न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फिर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जब कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन इनमें एक अजीब तरीका है कि क्या कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप के होते हुए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दरमियान से
पिंच होती है, डिवाइड होती है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी यहाँ मैं दो बातें लिखता हूँ, आप इनको समझने की कोशिश करना। दो बातें क्या हैं कि Ne का मतलब है न्यूक्लियर इन्वेलप, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। ना न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होता है, इसमें टूटता है, और ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म्ड होता है, दोबारा बनता है। यानी जब टूटा ही नहीं है तो दोबारा नहीं बनेगा। ये दो बातें हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप ना ही ब्रेक होता है और ना ही रीफॉर्म्ड होता है, लेकिन न्यूक्लियस दो बन जाते हैं। कैसे होता है? जिस तरह यहाँ आपको दिखाया है, ये एक फंगस का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये बाहर सेंट्रियोल्स हैं। क्या किया है कि न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, ये इसके अंदर हैं क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम फाइबर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इनमें प्रोसेस कैसे होगा कि इनमें माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं इनके बाहर लगे हुए स्ट्रक्चर से। न्यूक्लियर माइटोसिस को हम क्लोज माइटोसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं टूटता, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं टूटता। जब न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं टूटता तो न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक अपरेटस बन जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक अपरेटस बनता है तो वो न्यूक्लियस दरमियान से पिंच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। यहाँ हम दो बातें कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक भी नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म्ड भी नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक भी नहीं होता और न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म्ड भी नहीं होता। तो फिर होता क्या है? वो ऐसे होता है कि इनमें जो माइटोटिक अपरेटस बनता है वो साइटोप्लाज्म के बाहर से शुरू होता है और अंदर तक इन्वेड करता है, उसको सपोर्ट न्यूक्लियर इन्वेलप ही देता है। यानी जो माइटोटिक अपरेटस बनता है इसमें, उस माइटोटिक अपरेटस को सपोर्ट मिलती है न्यूक्लियर इन्वेलप से, वो इन्वेड कर जाता है अंदर तक, जिसकी वजह से दो जो है क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाता है, एक पार्ट एक तरफ, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ। फिर यहाँ से इसका न्यूक्लियर इन्वेलप अंदर की जानिब इनवेजिनेट करता है, या वो कहता है कुछ केसेस में हमने देखा न्यूक्लियर इन्वेलप लेटर डिसमेंटल हो जाता है, लेकिन अक्सर ये पिंच करता है दरमियान में, यानी दरमियान से ये कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे बग़ैर टूटे एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस का, या ये क्लोज माइटोसिस भी कहलाती है। क्या होता है इसमें कि न्यूक्लियर इन्वेलप नॉट ब्रेक, न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता नहीं है, और माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन्वेलप बाद में डिसमेंटल होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बाद में, और टू न्यूक्लियस बनते हैं जब न्यूक्लियर इन्वेलप कंस्ट्रिक्ट करता है दरमियान से। अब इसमें आप देखें, जो न्यूक्लियर माइटोसिस है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, यहाँ निशान लगा लें। दूसरे नंबर पर MCQ तो आपको साथ साथ बता दिए थे, रिजेम्बलेंस विद एनिमल वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह डिफरेंसेस विद एनिमल ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ डिफरेंसेस विद प्लांट शॉर्ट क्वेश्चन, रिजेम्बलेंस विद प्लांट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक इसके जनरल इंट्रोडक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।